Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about mesomeric effect. इसे प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने डिलोकलाइजेशन को डिस्कस किया था, रेजोनेंस को डिस्कस किया था, उसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किस तरह करते हैं और कैनोनिकल फॉर्म्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेबिलिटी की बात की थी हमने। इस वाली वीडियो में हम जो है मेसोमेरिक इफेक्ट को डिटेल से देखेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस जो है वो दोनों एक ही कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इसमें स्लाइड सा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास रेजोनेंस होती है ना, रेजोनेंस एक्चुअली होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हमारे पास जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का जो कि हमारे पास किस पे लगा हो, किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर लगा हो, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट हो, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। यानी हमारे पास रेजोनेंस के फिनोमिना के थ्रू किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का जो हमारे पास किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है वो कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट इन कॉन्जुगेशन विद अनसैचुरेटेड सिस्टम ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, ठीक है। और हमारे पास जो लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो हमारे पास जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने जो एरोज है ना, इनका ध्यान रखने के कहाँ कहाँ एरोज आ रहे हैं, ठीक है। जब इस वाले कार्बन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। या और हमारे पास नाइट्रोजन का जो यहाँ से लोन पेयर जब यहाँ मूव किया तो नाइट्रोजन ने पहले कितने बॉन्ड बनाए हुए थे, 3। तो 3 जब बॉन्ड से तो उसके पास एक लोन पेयर था, ठीक है। जब ये लोन पेयर भी इसने यूटिलाइज कर लिया तो इसके पास कितने टोटल बॉन्ड्स बन गए, 4। तो एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के इस वाले जो कार्बन है इसके ऊपर हमारे पास क्या है, जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हुआ है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर गई है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करना पड़ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और हमारे पास फिर ये वाली जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि यहाँ पे ये शो की, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा कि कार्बन की हमने वैलेंसी नहीं डिस्टर्ब करनी, जिस तरह हम जो आप प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर मैंने बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किस तरह करते हैं, आप वहां से भी ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे मूव करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ मूव करेगा और ये वाले जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है NH2 पे दोबारा एज ए लोन पेयर जो वो आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे दोबारा एनिलीन जो जिस तरह पहली फॉर्म में थी वहां उसी तरह आ जाएगी। अब इसमें क्या हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट ने क्या किया है कि एक अनसैचुरेटेड सिस्टम को, ये हमारे पास बेंजीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ठीक है। अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उसने क्या किया कि इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, यानी इसने कौन सा इफेक्ट शो किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जब शो किया तो रेजोनेंस का फिनोमिना हुआ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो की एग्जांपल है, नाइट्रोबेंजीन की। यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी जो है वो कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और ये वाला जब नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ मूव करेंगे बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता, नाइट्रोजन के शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन में पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसने 4 बॉन्ड्स पहले भी बनाया हुआ था और 4 ही बाद में बने हुए, लेकिन हमारे पास इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। तो हमारे पास इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसको पूरा करने के लिए साथ वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन पिछले वाले जो कार्बन जहाँ पे कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन इसकी डेफिशिएंसी होगी वहां पे क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है और कार्बन जो है वो उसके जो बॉन्ड्स हैं, मतलब पहले उसने क्या किया होता है, पाई बॉन्ड के थ्रू जो अपनी जो 4 बॉन्ड्स है वो पूरे किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे इसके कितने बॉन्ड है 3, तो एज ए रिजल्ट इस पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में क्या होगा कि हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ताकि स्टेबलाइज कर दे पॉजिटिव चार्ज को। जब वो स्टेबलाइज करेगा तो एज ए रिजल्ट वो खुद डिस्टेबलाइज उसकी कार्बन हो जाएगी और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो सकता है कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ मूव कर सकता है और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे मूव करके यहाँ पे दोबारा ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास से दो मैंने एग्जांपल्स बताई। पहले वाले में क्या था कि एक ग्रुप था NH2, ठीक है, उसने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था अनसेचुरेटेड सिस्टम को, ठीक है, और जो दूसरी वाली एग्जांपल है उसके अंदर NO2 ग्रुप था जो कि हमारे पास क्या कर रहा था कि अनसेचुरेटेड सिस्टम को ऐसे में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विड्रॉ कर रहा था, यानी यहाँ पे इसका विड्रॉइंग इफेक्ट है और ये वाले ग्रुप का हमारे पास डोनेटिंग इफेक्ट है। यानी हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है जिसमें हमारे पास प्लस एम इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस प्लस चीज शो कर रही है, कोई चीज दी जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव एम का क्या मतलब है कि हमारे पास डोनेशन हो रही है। जब पॉजिटिव जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है किसी को देना। ठीक है, तो मतलब हमारे पास पॉजिटिव सेंस में अगर हम देखें तो कोई भी चीज अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो जो है वो पॉजिटिव वाली सेंस में, पॉजिटिव जो है उसके लिए सिंबल यूज होता है। इस तरह एक हमारे पास दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमारे पास माइनस एम इफेक्ट होता है, यानी ये विड्रॉ करते हैं, ये लेते हैं दूसरों से। ठीक है, खुद नहीं देते इलेक्ट्रॉन्स बल्कि लेते हैं, तो इनका जो है वो माइनस एम इफेक्ट होता है। अब हमारे पास जो प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं, जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन देते हैं टुवर्ड दी अनसेचुरेटेड सिस्टम। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो विड्रॉ इलेक्ट्रॉन करते हैं फ्रॉम अनसेचुरेटेड सिस्टम। दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब हमारे पास ये हमारे माइंड में आता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का कैसे पता चलेगा देख के। ठीक है, मतलब कोई भी अनसेचुरेटेड सिस्टम है, जैसे यहाँ पे अनसेचुरेटेड सिस्टम था बेंजीन रिंग, उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा था, यहाँ NH2 ग्रुप लगा हुआ था, तो हमें देखिए कैसे पता चला कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास कंटेनिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके पास क्या होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसके पास कोई ना कोई लोन पेयर होता है। ठीक है, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसके पास एक ऐसा एटम होता है जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो वाला एटम क्या होता है, अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे एनिलीन को देख लो, एनिलीन के ऊपर क्या था, अगर आप एनिलीन को यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एनिलीन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये हमारे पास क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, यानी अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच है। और दूसरी बात ये कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर हमारे पास एक लोन पेयर है, इसलिए वो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो हमारे पास एबिलिटी रखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। और इसके नाइट्रोजन के जो साथ वाला दो एटम से अटैच है हाइड्रोजन, वो नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, मतलब जो डायरेक्टली अटैच है ना उसके साथ वाले जो एटम्स अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, लेकिन जो रिंग के साथ या अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, जो अपना लोन पेयर है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो रिंग को जो है वो डोनेट कर देगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास ओ नेगेटिव ग्रुप अटैच हो, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमारे पास ओ नेगेटिव ग्रुप अटैच हो जिसको फिनोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ओ नेगेटिव का जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। NR2 किस तरह है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इस वजह से वो डोनेट कर सकता है। और आगे आर ग्रुप्स है, आर ग्रुप्स का तो आपको पता है कि आर ग्रुप्स जो है वो उसके अंदर कार्बन चेन होती है ना, तो कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके बाद NH4 आ गया, उसके बाद हमारे पास NH2 हो गया, NH2 के बाद हमारे पास क्या आ गया, OR आ गया। ठीक है, OR के अंदर भी हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास कार्बन है। ठीक है, CH3 अगर लगा हुआ है, उसके बाद हमारे पास OH हो गया, OH के बाद ऑक्सीजन, OH में क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास होते हैं दो लोन पेयर होते हैं, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, और आगे उसके हाइड्रोजन है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसके बाद एक अगली एग्जांपल देख ले, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, OCOR, मतलब हमारे पास किस तरह O, फिर उसके बाद C, मतलब हमारे पास ये C कौन सा है, कार्बोनिल है। ठीक है, मतलब हमारे पास कार्बोनिल का वो है। उसके बाद हमारे पास R ग्रुप अटैच है, लेकिन जो एटम डायरेक्टली अटैच है किसी भी अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ उसके पास क्या है,
लोन पेयर है, ठीक है, उसके पास लोन पेयर है और उसके साथ वाला जो एटम अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से वो डोनेट करेगा। उसके बाद ये NHCOR है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन के बाद कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। R ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो गया, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये भी हमारे पास के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि सबके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अब हमारे पास ये ना ऑर्डर भी बताया हुआ है कि फिनॉक्साइड वाला, अगर हमारे पास, अगर हम बेंजीन रिंग को कंसीडर करें तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर O नेगेटिव लगा हुआ है तो O नेगेटिव जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसके बाद NO2 आता है, फिर NHR, फिर NH2, OR, OH, ये इसका ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी इन्वॉल्व होता है। यानी हमारे पास जैसे हम बात कर लें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जो एटम डायरेक्टली अटैच होता है ना हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, वो मल्टीपली बॉन्डेड होता है, या उसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसके साथ वाला जो एटम होता है ना वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है तो नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या ऑर्डर होता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, उसके बाद नाइट्रोजन होती है, और फिर हमारे पास होती है कार्बन। यानी आपने ये ऑर्डर जो है वो ध्यान में रखना है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद मल्टीपल जो है वो उसके अंदर बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। या फिर हमारे पास जो होता है ना, जैसे हमारे पास कार्बन के बाद 3 अगर फ्लोरीन लग गए तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गली जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वो क्योंकि हमारे पास ये फ्लोरीन जो होता है ना, इनका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, नेगेटिव आई इफेक्ट होता है। नेगेटिव आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट जो हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कार्बन है, उसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच है, ठीक है। इन कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है, और तीनों फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो CH3 वाला हमारे पास ग्रुप है वो स्ट्रॉन्गली हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद अगर आप NR3 की बात कर लो, NO2 की बात कर लो, ठीक है। NR3 के में हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसलिए हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे NO2 की बात कर लो, NO2 में हमारे पास क्या आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर डबली बॉन्डेड जो है ऑक्सीजन 2 अटैच होती है, ठीक है। ये हमारे पास असल में नाइट्रो ग्रुप होता है, लेकिन जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं तब हमारे पास क्या होता है कि ये कुछ इस तरह करके होता है, ठीक है, मतलब ऐसे, और नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होती है ना अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, उसके बाद 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और जो दोनों ऑक्सीजन एटम्स है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और इसके अलावा क्या ये डबली बॉन्डेड होता है, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ। उसके बाद अगर आप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी बात कर लो तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वो क्यों होता है कि हमारे पास ये कार्बोनिल है, ठीक है, कार्बोनिल के बाद हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। अब कार्बोनिल में कार्बन के बाद ऑक्सीजन से अटैच है, और ऑक्सीजन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो हमारे पास ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। उसके अलावा यहाँ पे डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद COR हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, ये हमारे पास सल्फेट वाला ग्रुप हो गया। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं फिनॉल की एग्जाम्पल। फिनॉल हमारे पास किस तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं 2, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ मूव करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्रिएट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ मूव करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन ने अपनी चार वैलेंसी जो है वो मेंटेन करनी है। कार्बन के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। आप वो भी देख सकते हो कि हमने लिविंग स्ट्रक्चर के जो सारे रूल्स है वो भी हमने फुलफिल करने होते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हुए। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड मूव करवाना है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो ये जब मूव करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन गया बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ मूव करेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है इसके ऊपर
एज ए नेगेटिव चार्ज वो क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज फिर मूव करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर वापस चला जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म कर देगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास होगी फिनोल की एग्जाम्पल। इसके बाद हम मिथॉक्सीबेंजीन देख लेते हैं। मिथॉक्सीबेंजीन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास CH3 है। अब ऑक्सीजन की तरफ देखो, ऑक्सीजन के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और उसके बाद जो CH3 है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब, वो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर वाला जो लोन पेयर है यहाँ मूव करेगा और हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन ने अपनी वैलेंसी मेंटेन करनी है, तो ये वाला बॉन्ड जो शिफ्ट कर जाएगा इधर और कार्बन के ऊपर क्रिएट कर देगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर देगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ मूव करेगा, पाई बॉन्ड जो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जो हेल्प करेगा। अब नेगेटिव चार्ज है वो बाद में यहाँ वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन के पास दोबारा उसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। अब हम क्लोरोबेंजीन को देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन में जब ये वाला लोन पेयर जो है वो यहाँ मूव करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ मूव करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और क्लोरीन के ऊपर दोबारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स थोड़े से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के अंदर हमारे पास जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, सियानो ग्रुप जो होता है वो होता है कीटोनिक, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो सारे इसमें आते हैं। हम सबसे पहले सियानोबेंजीन को देख लेते हैं। ये हमारे पास सियानोबेंजीन है जिसके अंदर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन का। अब यहाँ पे देखो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। ठीक है, और कार्बन नाइट्रोजन जो है वो मल्टीपली बॉन्डेड है, मतलब ट्रिपली बॉन्डेड है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा। इसका हमारे पास नेगेटिव एम इफेक्ट है। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे पास जो ग्रीन रिंग की है उसको हमारे पास ये क्या करेगा, अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। यानी हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करता है। हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे तो बन गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास बन गया बॉन्ड। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी हमने डिस्टर्ब नहीं करनी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये वाले जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की क्रिएशन हो जाएगी। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि इसकी स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जैसे ये होगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ दोबारा आ जाएगा और हमारे पास ये दोबारा सियानोबेंजीन जिस तरह का पहले हमारे पास स्ट्रक्चर था उस तरह का आ जाएगा। ये थे हमारे पास सियानोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप क्या कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काम कर रहा है। इसी तरह अगर हम कीटोनिक ग्रुप को देखें कि उसका किस तरह -m इफेक्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो अगर हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो कार्बन की जो हमारे पास कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए आएगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस वाली कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उसी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा ताकि कार्बन को स्टेबलाइज करे, लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। उसी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, हमारे पास दोबारा एसिटोफिनोन का उस तरह वाला स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। ये हमारे पास फिर एसिटोफिनोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास कीटोनिक ग्रुप किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहा है, यानी -m इफेक्ट शो कर रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रेजोनेंस के क्या इफेक्ट होते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी के ऊपर। ये हमारे पास जो रेजोनेंस होती है ना, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट करती है, जिसमें से एक हमारे पास एसिडिटी या बेसिसिटी है किसी भी मॉलिक्यूल की। अगर हम देखें फिनोल और एथेनॉल को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास फिनोल है ना वो ज्यादा एसिडिक है। तो उसकी रीजन क्या थी,
सबसे पहले आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए एसिडिटी बेसिसिटी से पहले, कि कोई भी एसिड है ना, जब हमारे पास वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो हमारे पास क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है। और कोई भी कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, वो हमारे पास क्या होगी, वो वाला जो एसिड है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी हम ये देखते हैं कि कोई भी कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्टेबलाइज होगी, वो जो है वो उतना ही अच्छा उसका एसिड होगा, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें, एथेनॉल और फिनॉल को, एथेनॉल में हमारे पास जब वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो बनाता है हमारे पास एथेनॉल बनाता है हमारे पास इथेनॉक्साइड, ठीक है। और हमारे पास जो फिनॉल होता है वो बनाता है फिनॉक्साइड आइन। अब ये जो दोनों आइन है इनकी हमें स्टेबिलिटी देखनी है, जिस आइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो जो हमारे पास उसका जो हमारे पास एसिड होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर आप फिनॉक्साइड आयन को देखो जो कि कॉन्जुगेट बेस है, उसमें हमारे पास रेजोनेंस वाला फिनोमिना पॉसिबल है, ठीक है। यानी रेजोनेंस के थ्रू हमारे पास वो स्टेबलाइज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं। लेकिन हमारे पास एल्कोक्साइड जो आयन है, जिसमें इथोक्साइड आयन आता है, वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर कोई भी रेजोनेंस का फिनोमिना नहीं है। और हमने देखा था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रेजोनेंस के थ्रू, तो वो हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो फिनॉक्साइड में आयन में हमारे पास स्टेबिलिटी है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हम कह सकते हैं कि जो फिनॉल है वो ज़्यादा स्टेबल है। और एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ें हमने डिटरमाइन की थी, जैसे हमारे पास इथोक्साइड आयन के पीके वैल्यू थी 17 और फिनॉक्साइड की आई थी 10। और हम जानते हैं कि पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास, वो हमारे पास लेस एसिडिटी होगी। यानी हमारे पास पीके वैल्यू जो होती है वो एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है उसकी पीके वैल्यू कम होती है। यानी पीके वैल्यू उसकी 10 है तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। तो हमें पता चला कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो बनता है, जो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए हमारे पास फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद हम देख लें बेसिसिटी की कोई एग्जांपल देख लें, तो उसमें हमारे पास ये होता है कि एनिलीन को अगर हम कंपेयर करें एलिफेटिक अमीन के साथ, एलिफेटिक अमीन्स वो जिनमें एरोमेटिक जो रिंग है वो नहीं होती, ठीक है। जैसे हमारे पास अमोनिया हो गया, अमोनिया और एनिलीन को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जो एनिलीन है वो लेस बेसिक होती है। अब देखो बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है कि आप जो है वो प्रोटॉन या फिर एक्सेप्ट कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हो। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आप सोचो कि कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से डोनेट कर पाएगा, जिसका डिलोकलाइज नहीं हुआ होगा। जैसे हमारे पास NH3 के वो एक ही जगह पे है, वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं, वो अच्छी बेस होगी, ठीक है, उसकी बेसिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप इसको देखो एनिलीन को, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये लोन पेयर है वो हमारे पास जब वो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इतना अवेलेबल नहीं होता कि वो किसी दूसरी स्पीशीज को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, या किसी हाइड्रोजन के साथ या किसी के साथ, मतलब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना है ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए उससे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना पड़ेगा ताकि प्रोटॉन के साथ जो बॉन्ड बना सके, यानी हमारे पास एनिलीनियम आयन बन सके। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यूज अप करना पड़ेगा, लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकता इजीली क्योंकि वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुका है। इसलिए हमारे पास जो एनिलीन है वो लेस बेसिक होती है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अमीन्स, क्योंकि उसमें रेजोनेंस का फिनोमिना नहीं होता, यानी वो उसमें हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो NH जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास जो है एनिलीन जो होती है वो लेस बेसिक होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।